आषाढ़ का महीना था। सोनपुर गांव में चारों तरफ बारिश की फुहारें पड़ रही थी। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों के काम में जुट चुके थे। पूरे गांव में सिर्फ एक ही ऐसा घर था जिसके पास अपनी कोई खेती-बाड़ी नहीं थी। उस घर के मुखिया सोहन का एकमात्र सहारा था उसका चिकन बिरयानी का ठेला। सोहन रोज सुबह उठता और गांव के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाता था। लगातार हो रही बारिश की मार से सोहन की बिक्री पर काफी असर पड़ा था। ग्राहक कम आ रहे थे, जिससे उसका भारी नुकसान हो रहा था। एक दिन रोज की तरह गांव के मुखिया अपने नौकर रामू के साथ वहां से गुजर रहे थे। मुखिया को देखकर सोहन ने बड़े आदर से उन्हें आवाज दी। आइए मुखिया जी, आइए। प्रणाम, बैठिए। बैठूंगा नहीं भाई सोहन। दरअसल बात ऐसी है कि खेतों में मेरी कुछ फसलें कटी पड़ी हैं। उन्हें उठाकर घर लाने के लिए मुझे कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। बारिश का मौसम है, सब अपने अपने खेतों के काम में व्यस्त हैं। पूरे गांव में एक तुम्हारे पास ही खेत नहीं है, तो क्या तुम चलकर मेरे अनाज को उठाकर घर पहुंचा दोगे? अरे मुखिया जी, मुझे तो खेती बाड़ी का कुछ काम आता ही नहीं है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? इसमें करना ही क्या है, बस पीठ पर बोरी उठानी है और घर लेकर आना है। मुखिया जी, अगर मैं वहां चला गया तो मेरा ठेला कौन देखेगा? वैसे ही बारिश की वजह से बिक्री कम हो गई है। जो थोड़े बहुत बंधे हुए ग्राहक हैं, वो भी अगर ठेला बंद देखेंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। तो तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? माफ कीजिएगा मुखिया जी, चाहे आपको बुरा ही क्यों ना लगे, लेकिन मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, देखता हूं इस ठेले से तुम कितना पैसा कमा लेते हो। इसकी ये हेकड़ी बहुत जल्द निकालूंगा। इतनी बात कहकर मुखिया गुस्से में तुरंत वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में गांव के एक बुजुर्ग हरिया काका सोहन के ठेले पर आए। हरिया काका वही इंसान थे जिन्होंने सोहन को ये ठेला खुलवाने में मदद की थी, इसलिए सोहन उनका बहुत आदर करता था। अरे काका, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बेटा, पहले एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी निकालो, फिर आगे बात करते हैं। सोहन ने तुरंत एक प्लेट बिरयानी काका को दी। काका ने बड़े चाव से बिरयानी खाई और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, बिरयानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, पर तुम जो इसमें चावल इस्तेमाल करते हो वो साधारण है, बासमती नहीं है। मैं अपने खेतों में असली बासमती चावल की खेती करता हूँ। तुम आज शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें बासमती चावल की एक बोरी दूंगा। जब तुम उस चावल से बिरयानी बनाओगे ना, तो पूरे गांव में ऐसी महक उठेगी कि लोग खेतों का काम छोड़कर तुम्हारे ठेले पर दौड़े चले आएंगे। ठीक है काका, आपकी बात से राखों पर। मैं आज शाम को ही आपके घर आऊंगा, बस ये थोड़ी बारिश कम हो जाए। काका के जाने के थोड़ी देर बाद ठेले के पास एक शानदार बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक परदेसी जोड़ा नीचे उतरा। वो सोहन के ठेले के पास आए और अचरज से देखने लगे। अरे भाई साहब, आपने इस भारी बरसात में भी बिरयानी का ठेला लगाया है? इस मौसम में तो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और आप यहाँ ठेला लगाकर बैठे हैं। बाबूजी, क्या करें, मजबूरी है। मेरी एक छोटी सी बिटिया है जिसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी दवा के पैसों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास ना तो खेती है और ना ही कोई दूसरा हुनर, बस यही एक ठेला है। ओह डियर, मुझे सुनकर कितना बुरा लगा। चलो, आज हम इनकी मदद करते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। सुनो भाई साहब, जरा एक प्लेट मेरे लिए और एक प्लेट मेरी वाइफ के लिए लगा दो। हम खाकर देखते हैं, फिर आपको पैसे देते हैं। चलेगा ना? बाबूजी, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये लीजिए आपकी प्लेट। आपकी दयालुता देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सोहन ने तुरंत दोनों के लिए बिरयानी परोसी। स्वाद चखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे 10 में से कितने नंबर दूं? नंबरों की बात ही मत करो, स्वाद 10 में से 10 है। ये लो भैया, पूरे 500 रुपए रख लो। जो भी पैसे बचें उसे अपने पास रखना और अपनी बिटिया के लिए
अच्छी सी दवा और खाने का सामान ले जाना। हम इस रास्ते से अक्सर आते जाते रहते हैं। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो हमारी गाड़ी पहचान लो, हमें रोककर मदद ले लेना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भगवान आपका भला करे। उन दोनों परदेसी मेहमानों की उदारता देखकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उनके जाने के बाद सोहन ने काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार किया, लेकिन बारिश तेज होने के कारण कोई नहीं आया। तब उसने ठेला बंद किया और सीधे हरिया काका के घर पहुंचा। वहां से उसने चावल की बोरी ली और काका को पैसे देने लगा। अरे बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूंगा? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? काका, आज ठेले पर कार से बहुत भले लोग आए थे। उन्होंने बिटिया की मदद के लिए ये पैसे दिए हैं। पर काका, आपसे बिना पैसे दिए अनाज लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से बारिश का मौसम है, आपका भी नुकसान हो सकता है। आप प्लीज इन्हें रख लीजिए। नहीं बेटा, ये पैसे तुम बाद में दे देना। अभी बिटिया की दवा के लिए तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। तुम तुरंत घर जाओ। सोहन घर पहुंचा। खाट पर उसकी बीमार बेटी लेटी थी और पत्नी चंपा बगल में खड़ी थी। अनाज की बोरी देखकर चंपा चौंक गई। अरे जी, ये बोरी कहाँ से उठाए लाए? और ये किस चीज की बोरी है? बिटिया की दवा के लिए तो पैसे है नहीं, ऊपर से आप नई नई चीजें खरीद लाते हो। अरे चंपा, तुम समझ नहीं रही हो। ये असली बासमती चावल की बोरी है। क्या? बासमती चावल? इतनी महंगी बोरी आप इस हालत में खरीद लाए? ऊपर से बिटिया की तबीयत इतनी खराब है, कुछ तो सोचो। अरे शांत रहो चंपा, तुम पूरी बात सुनती नहीं हो और चिल्लाने लगती हो। ये बोरी हरिया काका ने दी है और ये देखो, दवा के लिए 500 रुपए भी हैं। इतने पैसे? कहीं आपने कोई दूसरा काम तो शुरू नहीं कर दिया? ऐसी बात नहीं है भाग्यवान। आज ठेले पर भगवान के भेजे हुए 2 नेक इंसान आए थे। उन्होंने बिटिया की दवा के लिए ये मदद दी है। मेरे लिए अभी बिटिया की सेहत ही सबसे जरूरी है। भगवान उन भले लोगों को हमेशा खुश रखे। और सुनिए जी, अगर वो फिर कभी दिखे तो उनका शुक्रिया जरूर करना। सचमुच भगवान इस मुश्किल समय में हमारी परीक्षा ले रहा है। रात को दोनों बातें करते रहे और बारिश की ठंडी हवाओं के बीच पूरी फैमिली सो गई। अगली सुबह हुई। सोहन ने फिर से उसी पेड़ के नीचे अपना ठेला सजाया। अभी ठेला लगाए थोड़ी देर ही हुई थी कि हरिया काका दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। बेटा सोहन, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ काका? आज तो मैंने आपके दिए बासमती चावल से बिरयानी बनाई है। देखिए कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है। बेटा, महक तो मेरे घर तक आ रही है, लेकिन बात यह है कि गांव के मुखिया माखन लाल ने ठीक सामने अपना एक बड़ा ढाबा खोल लिया है, और वो भी चिकन बिरयानी का। अब बताओ, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो इसमें डरने की क्या बात है काका? बात यह है बेटा कि तुम बिरयानी 50 रुपए प्लेट दे रहे हो और उसने सीधे 40 रुपए प्लेट बेचना शुरू कर दिया है। पूरे 10 रुपए का अंतर है। लोग सस्ते के चक्कर में उसके ढाबे पर जाएंगे। तुम्हारे ठेले पर भला कौन आएगा? काका, मुझे अपने हुनर और आपकी बासमती के स्वाद पर पूरा भरोसा है। आप बस इस बेंच पर बैठिए और देखिए इस बासमती की खुशबू कैसे सबको खींच कर लाती है। और देखते ही देखते बासमती की महक हवा में ऐसी घुली कि सोहन के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। भीड़ में से एक महिला बोली, अरे सोहन भैया, आज तो बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। मैं तो खेत का काम छोड़कर सीधे यहाँ दौड़ी चली आ रही हूँ। सही कह रही है बहन, मैं भी खेत में ही थी। मेरे बच्चों ने कहा कि आज सोहन भैया ने कुछ खास बनाया है। भैया जल्दी से 2 प्लेट यहाँ लगाओ और 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो। सोहन ने फुर्ती से सबके लिए प्लेट्स लगानी शुरू कर दी। बिरयानी खाते ही लोग उसकी तारीफ करने लगे। अरे भाई साहब, आज तो स्वाद में 4 चांद लग गए। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और चिकन भी इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। ये सब हरिया काका की देन है।
ये उन्हीं के खेतों का बासमती चावल है। देखते ही देखते सोहन की सारी बिरयानी बिक गई और वो खुशी खुशी घर लौट गया। दूसरी तरफ मुखिया माखन लाल अपने आलीशान ढाबे पर नौकर रामू के साथ खड़ा था। उसका एक भी ग्राहक नहीं आया था। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। सुन रामू, तुझे क्या लगता है ये गांव वाले मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहे? मैंने तो दाम भी 10 रुपए कम रखा था। मालिक, जो इंसान 10 साल से यहाँ ईमानदारी से दुकान लगा रहा है, आप अचानक ढाबा खोलकर और सिर्फ 10 रुपए सस्ता करके उसके ग्राहकों को नहीं तोड़ सकते। तो फिर तू ही बता, कैसे टूटेंगे उसके ग्राहक? कोई तरकीब है तेरे पास? पर देखना, कोई फालतू बात मत बोलना, वरना डांट खाएगा। मालिक, डांटिएगा नहीं। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। अगर आप अपनी बिरयानी का दाम आधे से भी कम कर दें, यानी सिर्फ 20 रुपए प्लेट, तब देखिए कैसे लोग सोहन का ठेला छोड़कर आपके ढाबे पर टूट पड़ते हैं। मूर्ख, इस महंगाई में 20 रुपए प्लेट बेचूंगा तो मेरा घर बिक जाएगा। इतना सस्ता माल मैं कहां से लाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं ढाबा ही बंद कर दूं। अरे मालिक, दिमाग लगाइए। चावल हम अपने घर का पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे जो गोदाम में पड़ा है। और रही बात चिकन की, तो मेरा एक दोस्त है सलीम, उसकी दुकान पर जो घटिया दर्जे का या बचा हुआ स्टॉक होता है वो मैं कौड़ियों के दाम पर उठा लाऊंगा। किसी को क्या ही पता चलेगा। वाह रामू, आज तूने पहली बार दिमाग की बात की। चल ठीक है, आज का नुकसान तो मैं सह गया, पर कल मैं उस सोहन का धंधा चौपट करके रहूंगा। कल सुबह जल्दी जाकर सलीम से माल ले आना। कल उसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अगली सुबह हुई। सोहन ने रोज की तरह पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया। उधर मुखिया माखन लाल ने भी अपना ढाबा खोल लिया और रामू के साथ जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। आइए गांव वालों, आइए, महासेल, मात्र 20 रुपए प्लेट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। लूट लो भाई, लूट लो। हाँ भाइयों और बहनों, इतनी सस्ती बिरयानी पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगी। मुखिया जी तो समझो मुफ्त में खिला रहे हैं। जब तक पेट ना भरे खाते जाओ। 20 रुपए का नाम सुनते ही गांव के लोगों की भारी भीड़ माखन लाल के ढाबे पर उमड़ पड़ी। उधर बेचारा सोहन अकेला खड़ा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। वो उदास होकर इंतजार कर ही रहा था कि गांव की एक बूढ़ी दादी उसके पास आई। सोहन बेटा, तू अब अपना ये ठेला बंद कर दे। ये क्या कह रही हो दादी? मैं अपना ठेला बंद कर दूं? पर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? बेटा, ठेला बंद करने में ही तुम्हारी भलाई है। गांव के मुखिया माखन लाल ने 20 रुपए प्लेट में बिरयानी बेचना शुरू कर दिया है। वो पीस भी अच्छे दे रहा है और मात्रा भी पूरी है। सब लोग वहीं जा रहे हैं। दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? 20 रुपए में तो बिरयानी की लागत भी नहीं निकलती। मुझे पूरा यकीन है कि दाल में कुछ काला है। लोग सस्ते के चक्कर में अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं। बेटा, गांव का मुखिया बड़ा आदमी है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। पर अगर तुम्हें कोई शक है तो हम सब आज शाम को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होंगे। तुम वहां आना, हम इस बात पर पंचायत में चर्चा करेंगे। ठीक है दादी, मैं शाम को जरूर आऊंगा। पूरे दिन सोहन का भारी नुकसान हुआ। एक भी बिरयानी नहीं बिकी। वो उदास मन से शाम को पंचायत की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ मुखिया का सारा माल बिक चुका था और वो बहुत खुश था। रामू, तेरा आइडिया तो सचमुच कमाल कर गया। पर क्या तुझे लगता है कि ये खेल ज्यादा दिन तक चल पाएगा? मालिक, दौड़ेगा। ये गांव के लोग हैं, सस्ता देखते ही भूल जाते हैं कि सामान कैसा है। इन्हें बस कम पैसों में पेट भरने से मतलब है। उधर शाम को पुराने पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। सोहन भी वहां पहुंच गया और उसने गांव वालों के सामने अपनी बात रखी। सुनो गांव वालों, मैं यहाँ किसी जलन की वजह से नहीं आया हूँ। मुखिया जी ने ढाबा खोला, अच्छी बात है, पर आप खुद सोचिए, क्या आज के जमाने में 20 रुपए प्लेट में कोई अच्छी और साफ सुथरी चिकन बिरयानी खिला सकता है? क्या वो अपने घर से पैसे लगाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा शक है
कि वो खाने की क्वालिटी में भारी मिलावट कर रहा है। आप में से कोई आज वहां खाने गया था क्या? हाँ सोहन भाई, मैं गया था। सच बताऊं तो खाते समय स्वाद कुछ अजीब था। चिकन के पीस भी ठीक नहीं लग रहे थे और चावल में से भी अजीब सी गंध आ रही थी। देखिए भाइयों, अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। वो पैसों के लालच में हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, कल सुबह हम सब मिलकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड इंस्पेक्टर को बुलाएंगे और उनके ढाबे के खाने की जांच करवाएंगे। अगर उनका खाना सही निकला तो मैं मदन अपना ठेला हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और आप सबके साथ खेतों में मजदूरी करूंगा। लेकिन अगर वो गलत निकले तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगली सुबह होती है। वादे के मुताबिक सोहन गांव वालों और फूड इंस्पेक्टर के साथ मुखिया माखनलाल के ढाबे पर पहुंचता है। अचानक इंस्पेक्टर को देखकर मुखिया और उसका नौकर रामू सकपका जाते हैं, लेकिन मुखिया तुरंत खुद को संभाल लेता है। क्यों माखन भाई, गांव वालों का कहना है कि तुम सस्ते के चक्कर में इन्हें मिलावटी चावल और खराब क्वालिटी का मांस खिला रहे हो, क्या ये सच है? अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा? गांव वालों से मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो बस जनसेवा के लिए इतने कम दाम में खाना खिला रहा हूं। देखो माखन, गांव वालों ने शिकायत की है और सबसे बड़ी बात, इस सोहन ने शर्त रखी है कि अगर तुम्हारी बिरयानी में कोई भी मिलावट मिली तो ये आज के बाद अपना ठेला कभी नहीं लगाएगा और खेतों में मजदूरी करेगा। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मेरी बिरयानी की जांच अभी और इसी वक्त कर लीजिए। अगर इसमें 1% भी मिलावट या खराब चिकन मिल गया तो मैं अपनी मूंछें मुनवा दूंगा और ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर तुरंत काउंटर पर जाता है और बिरयानी के सैंपल की बारीकी से जांच करता है। सोहन और गांव वाले भी उत्सुकता से देखने लगते हैं, पर कुछ ही देर में इंस्पेक्टर का चेहरा सामान्य हो जाता है। सोहन, तुम खुद देख लो, इस बिरयानी में कोई मिलावट नहीं है। चावल भी ठीक है और चिकन भी पूरी तरह से साफ सुथरा और फ्रेश है। तुम्हारी शिकायत गलत है। ये सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव वाले सोहन पर भड़क उठते हैं और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अरे सोहन, तू तो बड़ा ईमानदार बनता था। मुखिया जी की तरक्की देखकर तुझे जलन होने लगी। अपनी शर्त के चक्कर में तूने एक भले आदमी पर झूठा आरोप लगा दिया। गांव वाले मुखिया से माफी मांगते हैं और सोहन की आलोचना करते हैं। सोहन पूरी तरह से शर्मिंदा और लाचार होकर सिर झुकाए अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर वो उदास बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं? पंचायत और इंस्पेक्टर का क्या हुआ? चंपा, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुखिया 20 रुपए प्लेट बिरयानी बेच रहा था तो मुझे लगा कि वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। मैं इंस्पेक्टर को लेकर उसके ढाबे पर गया था, पर पता नहीं कैसे मुखिया को पहले ही भनक लग गई और उसने आज सारी बिरयानी एकदम सही बनाई थी। तो फिर क्या हुआ? मैं गांव वालों के सामने अपनी शर्त हार गया हूं चंपा। अब मैं कभी ठेला नहीं खोलूंगा। मैं गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करने जा रहा हूं। अब जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसी से गुजारा करना होगा। सोहन भारी मन से काम की तलाश में जमींदार के खेत की तरफ निकल जाता है। उधर मुखिया के ढाबे पर सभी ग्राहक खा पीकर जा चुके थे। सिर्फ किशन नाम का वही लड़का वहां रुका हुआ था जिसने सोहन को मुखिया की बिरयानी के स्वाद के बारे में बताया था। किशन धीरे से मुखिया के पास जाता है। अरे मुखिया जी, आपका तो काम हो गया। आपकी इज्जत भी बच गई और उस सोहन का ठेला भी बंद हो गया। अब तो मेरे वादे के पैसे दे दो। अरे किशन, सचमुच आज तूने मेरी लाज बचा ली। अगर कल रात तूने चुपके से मेरे घर आकर ये न बताया होता कि सोहन इंस्पेक्टर को लाने वाला है तो आज मैं सच में फंस जाता, क्योंकि कल तो मैंने सच में घटिया माल मंगवाया था। लेकिन तेरी खबर की वजह से मैंने रातों रात सारा माल बदलवा कर अच्छा चिकन रखवा दिया। तो फिर देर किस बात की मुखिया जी? लाओ मेरे पैसे। अरे किशन, पैसे आज नहीं है मेरे पास, कल आकर ले जाना। ये क्या बात हुई मुखिया जी? आपने रात को वादा किया था।
मुझे पैसे आज और अभी चाहिए। अगर आप मुकर गए तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा और सच बता दूंगा कि आपने कल रात क्या प्लानिंग की थी। अच्छा, पुलिस के पास जाएगा? तो सुन, अगर मैं फंसूंगा तो रिश्वत देने और साजिश रचने के जुर्म में तुझे भी अपने साथ जेल ले जाऊंगा। सोच ले। अब यहां से निकल, पैसे कल मिलेंगे। किशन अंदर से बहुत डर जाता है और उसे अपनी गलती पर भारी पछतावा होता है। वो समझ जाता है कि मुखिया ने उसका इस्तेमाल किया है। वो तुरंत वहां से भागता है और सोहन के घर पहुंचता है। घर पर चंपा मिलती है और बताती है कि सोहन जमींदार के खेत पर काम करने गया है। किशन दौड़ते हुए सीधे खेत पर पहुंचता है जहां सोहन पसीना बहा रहा था। सोहन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे किशन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए और माफी क्यों मांग रहे हो? भाई, कल रात जब पंचायत खत्म हुई तो लालच में आकर मैंने चुपके से मुखिया के घर जाकर उसे बता दिया था कि आप सुबह इंस्पेक्टर लाने वाले हो। मुखिया ने मुझे इस काम के लिए मोटी रकम देने का वादा किया था, इसीलिए उसने आज सुबह अच्छा खाना बनाया और आप अपनी शर्त हार गए। लेकिन आज उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और धमकी भी दी। तो ये बात थी। खैर, कोई बात नहीं किशन, तुमने समय रहते अपनी गलती मान ली और मुझे सच बता दिया, यही बहुत है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम इस मुखिया का भंडाफोड़ जरूर करेंगे। बस अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूं सोहन भाई, पर उसने कहा है कि वो कल पैसे देगा। बस यही सही मौका है। कल जब वो तुम्हें रिश्वत के पैसे दे रहा होगा, हम पुलिस इंस्पेक्टर को पहले से ही इत्तला देकर वहां छुपा देंगे और उसे रंगे हाथों पकड़वाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं इंस्पेक्टर साहब से कहकर तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि तुमने सच का साथ दिया है। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। किशन वहां से तसल्ली पाकर लौट आता है और सोहन के दिमाग में मुखिया को बेनकाब करने का पूरा प्लान तैयार हो जाता है। इसी तरह वो रात भी बीत जाती है और अगली सुबह होती है। किशन माखन के ठेले पर जाता है और गांव वाले सोहन और इंस्पेक्टर ये सब देख और सुन रहे थे। मुखिया जी, आज तो मेरे वादे के पैसे दे दो। मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत शहर जाकर उसके लिए दवा लानी है। अरे कुछ तो रहम करो मुखिया जी। आप ये समझो कि गांव में अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है। आगे भी जो खबर होगी मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। बस आज कुछ पैसे दे दो। अरे यार, बोला ना कि अभी हाथ तंग है। चलो ठीक है, अगर बिटिया की बीमारी की बात है तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूं, लेकिन याद रखना, गांव में कोई भी हलचल हो तो उसकी सूचना तुरंत मेरे पास आनी चाहिए। और हां, सबसे बड़ी बात सुन, आज मैंने बिरयानी में फिर से वही पुराना कम लागत वाला खेल शुरू कर दिया है। अगर आज अच्छी कमाई हो गई तो शाम को मैं तेरे पूरे पैसे चुका दूंगा। फिलहाल ये थोड़े पैसे पकड़। जैसे ही मुखिया अपनी जेब से पैसे निकालकर किशन के हाथ में थमाता है, वैसे ही ढाबे के पीछे छिपकर पूरी बात सुन रहे फूड इंस्पेक्टर, सोहन और गांव के कई गणमान्य लोग वहां आ धमकते हैं। अचानक सबको अपने सामने देखकर मुखिया के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से पैसे नीचे गिर जाते हैं। माखनलाल, अब तुझे कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। हमने तुझे रिश्वत देने, साजिश रचने और खाने में मिलावट करने की बात कूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुखिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वो कांपते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखता है, फिर इंस्पेक्टर किशन की तरफ मुड़ते हैं। और किशन, तुमने समय रहते अपनी गलती का पछतावा किया और सच का साथ देकर जालसाजी को रोकने में मदद की। कानूनन तुम्हें बहुत मामूली सजा होगी, लेकिन माखनलाल, तुमने पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया है। तुम्हें तो बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अरे ये सब क्या हो रहा है? किशन, नीच, तूने मुझे धोखा दिया। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए मुखिया जी। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत मुखिया माखनलाल और किशन कर वहां से ले जाते हैं। गांव वाले सोहन से अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगते हैं और उसकी ईमानदारी की जमकर तारीफ करते हैं। हरिया काका भी सोहन की पीठ थपथपाते हैं। अगले ही पल सोहन बड़े गर्व और खुशी के साथ
उसी पेड़ के नीचे अपना ठेला फिर से सजा लेता है।